Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. In previous video, we were discussing about cash book, single column cash book. Actually, in that video, I taught you how many types of cash book are there. Today, I am going to discuss with you double column cash book और टू कॉलम कैश बुक. मैंने आपको बताया है कि कैश बुक चाहे कितनी भी तरह की हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक ये दोनों ही हैं. इन दोनों के ही न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं. तो सिंगल कॉलम कैश बुक का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया किस तरह से आप बहुत आसान तरीके से एक दो लाइन ही जान करके किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. और आज मैं आपको टू कॉलम कैश बुक के बारे में बताने वाला हूं. बहुत आसान सा सेंटेंस आपको दूंगा और आप उसी तरीके से कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाए थोड़ा सा सोचकर उसको सही कर पाएंगे. स्टूडेंट्स, जब हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो डबल कॉलम कैश बुक में हमारे सिलेबस में ऐसी कैश बुक है जहां केवल कैश और बैंक के कॉलम होंगे. इसका मतलब अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, मेरे परफॉर्मे के रूप में यहां रखा है कैश और बैंक इस साइड में और कैश और बैंक इस साइड में, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में ही हमारे दो दो कॉलम हैं. एक कैश से है संबंधित और एक बैंक से संबंधित है. स्टूडेंट्स, हमें जो बेसिक लाइन मैंने आपको दी थी सिंगल कॉलम कैश बुक में उसी को ही आगे लेकर के चलना है. क्या है वो लाइन, एक बार फिर से रिपीट करता हूं. अगर हमारा किसी भी ट्रांजैक्शन से कैश कम हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास से कैश जा रहा है, इसका मतलब हम क्रेडिट साइड में उसे लिखेंगे. उस एंट्री को रिकॉर्ड कहां करेंगे, क्रेडिट साइड में. लेकिन अगर हमारे पास किसी भी रूप में कैश आ रहा है किसी ट्रांजैक्शन से, वो ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें अगर कैश इन्वॉल्व है और हमारे बिजनेस को किसी ना किसी रूप में कैश मिल रहा है तो वह हम इधर, यानी कि कैश बढ़ रहा है तो इधर. अगर कैश का बैलेंस कम हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से तो इधर. अब दो कॉलम हो चुके हैं, एक कॉलम बैंक का और बढ़ गया इस टू कॉलम कैश बुक में. तो बैंक के कॉलम की जब हम बात करते हैं तो रूल यहां भी सेम है. मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे बैंक के बैलेंस में कमी होगी तो वो इस साइड में हम लिखेंगे. अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा होगा तो हम उसे इस साइड में लिखेंगे. आई थिंक इतनी सी लाइन याद करने में, इतनी सी लाइन समझने में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी और इसके सहारे हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दूसरी चीज जो हम सिंगल कॉलम कैश बुक में याद रखते थे, दिमाग में रखते थे, वो यहां भी अप्लाई होगी. जैसे अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो फिर यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगी. यहां कैश या बैंक का उसमें होना, ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होना जरूरी है. अगर नहीं इन्वॉल्व है तो इसका मतलब यहां हम इस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. देखते हैं, जैसे और कुछ चीजें आएंगी मैं आपको बता दूंगा. हमने यहां एक क्वेश्चन के रूप में कुछ ट्रांजैक्शन लिखी है. जो ट्रांजैक्शन आपको हर तरह की जो मुश्किलें आ सकती हैं किसी क्वेश्चन में उनको कवर करते हुए लिखी हैं. देखते हैं. पहली ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड, हमारे पास 15,000 रुपए. कैश एट बैंक, हमारे पास में 50,000 50,000 रुपए. तो जो इन हैंड होता है यानी कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है और ये कौन सी तारीख में, 1 मार्च को, यानी कि 1 मार्च 2020. तो इसे हम लिख दें क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. लेजर फोलियो में वही ब्लैंक छोड़ेंगे. इसके बाद में भाई हम कैश के कॉलम में कितना लिखें, तो कैश का कितना अमाउंट है, 15,000. ये लो 15,000 रुपए लिखा. इसके बाद बैंक में कितना बैलेंस है, 50,000. ये लीजिए 50,000 रुपए लिखा. कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई ताकत नहीं लगानी, सीधे सीधे जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है. अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ऐसा भी होता है कि हमारी कैश बुक जब हम बनाते हैं तो ये बैलेंस इधर आ जाए, यानी कि क्रेडिट साइड में आ जाए. द आंसर इज नो. इन नो केस ये हमारा कैश के केस में कभी भी क्रेडिट साइड नहीं आ सकता. हाँ, बैंक के केस में एक सिचुएशन है
कि अगर हम पर बैंक का कर्जा है, ओवरड्राफ्ट जिसे हम कहते हैं, तब हम यहां इसको देख सकते हैं, वरना नॉर्मल केस में बैंक में भी ये बैलेंस इधर ही रहेगा। आई थिंक मेरी बात ये याद रखेंगे, समझ में आ गई होगी, ये ध्यान रखने वाली बात थी। मार्च 3 एक और ट्रांजेक्शन हुई, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने 6000 रुपीज के गुड्स परचेज कर लिए, नगद परचेज किए, कैश में परचेज किए, मतलब कैश कम हो गया। अगर कम हो गया तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में आएगी ये ट्रांजेक्शन। अब डेट लिखते हैं 3 मार्च 2020 बाई परचेज अकाउंट, लीजर फॉर, यहां कुछ नहीं लिखेंगे, हमने कैश में खरीदा है, इसका मतलब 6000 कैश में कम होंगे, बैंक में हम कुछ नहीं लिखेंगे। ध्यान रखेंगे ट्रांजैक्शन जिससे संबंधित है, अगर कैश से संबंधित है तो कैश के कॉलम में लिखेंगे उसे, और अगर बैंक से संबंधित है तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी 5 मार्च को है, डिपॉजिट इन बैंक, 5000 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, इसका मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक में पैसे हमारे बढ़ गए, इसका मतलब इस साइड की ट्रांजैक्शन है। तो भाई हम 5 मार्च को टू हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं। तो यहां देखो एक बड़ी गहरी सी बात हम सीखने वाले हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इसमें। डिपॉजिट किए बैंक में, तो जब हम बैंक में डिपॉजिट कर आएंगे पैसा तो हमारे पास कैश कम हो जाएगा, कैश कम होगा लेकिन बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे। तो पहले बैंक की बात कर लेते हैं, बैंक में पैसे बढ़ गए तो इधर लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और बैंक में पैसे बढ़ गए इसलिए यहां पर 5000 रुपीज हमने लिख दिए। लेकिन कैश तो कम हो गया हमारे पास से, और कैश कम होने पर इसका मतलब क्या है, इस साइड की ट्रांजैक्शन है, तो इधर लिखेंगे सेम 5 तारीख में 5/2020 बाई बैंक अकाउंट। लेकिन कैश कम हुआ है, इसका मतलब कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 5000 रुपीज। मेरी बात ही समझ में आ गई, भाई कैश कम हुआ है हमारे पास, इसका मतलब इधर की ट्रांजैक्शन है, बैंक में जमा करके हैं इसलिए बाई बैंक अकाउंट लिख दिया। इधर बैंक में पैसे बढ़ गए लेकिन किस वजह से बढ़ गए, कैश हमने जमा किया है, डिपॉजिट किया है, तो इसलिए हमने बैंक के कॉलम में 5000 रुपए प्लस कर दिए। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। अब खास बात सुनिए, ये ट्रांजैक्शन में कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व है। जो ऊपर की दोनों ट्रांजैक्शन हमने लिखी उसमें या तो कैश है या केवल बैंक है, उनको तो आसानी से लिख दिया। लेकिन हम ये बना रहे कैश बुक, और इस कैश बुक में एक कॉलम है कैश का और एक कॉलम है बैंक का, और एक ट्रांजैक्शन ऐसी आ गई जिसमें कैश भी इन्वॉल्व हो गया और बैंक भी इन्वॉल्व हो गया। अब क्या करें, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें, तो इसको रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका है, आसान तरीका क्या है कि हम ऐसी ट्रांजैक्शन में लेजर फोलियो वाला जो हमारा कॉलम है इसमें एक वर्ड लिख देते हैं सी। क्या लिखते हैं, सी, जिससे कि हमें पहचान हो जाए कि ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व है। तो यहां पर हम सी लिख देंगे। तो सी का मतलब क्या है, अगर मैं इसका पूरा नाम बोलूं तो ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, तो कॉन्ट्रा मतलब सी उसका हमने यहां लेकर के लिख दिया। अब हमें सारी ट्रांजैक्शन में जब हमारी कैश बुक बन जाएगी तो हमें अलग से पहचान में आ जाएगी कि अच्छा ओहो ये ट्रांजैक्शन तो ऐसी है भाई जिसमें कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व है, दोनों चीजें एक ही ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। इसके बाद भाई अब देखते हैं 8 तारीख में कैश सेल 10,000 रुपए हमने नगद सेल कर दी, कैश में सेल कर दी। अब कैश में सेल करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास कैश बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। 8 तारीख 8/3 को टू सेल अकाउंट कितने रुपए की सेल की है हमने, 10,000 की। वेरी गुड। इसके बाद में अब तो ये सिंपल था हमारा, हमने सिंपल कॉलम कैश बुक में भी ये चीज सीखी है। ये क्वेश्चन समझने के बाद आप बड़े बड़े क्वेश्चंस अपने आप से सॉल्व करेंगे, किसी टीचर की जरूरत नहीं, किसी और सोर्स की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमारा 10th मार्च को कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमें ऑफिस के खर्चे के लिए पैसे चाहिए थे, हमने 2000 रुपए बैंक से निकाल लिए।
तो बैंक में पैसे कम हो गए। इसका मतलब हम यहां पर तारीख है हमारी 8 तारीख, सॉरी 10 तारीख, कैश विड्रॉन 10th ऑफ मार्च 20। पैसे निकाल लिए, बैंक में पैसे कम हो गए हमारे। कितने कम हुए हैं? 2000 रुपए। तो ये 2000 रुपए की ट्रांजैक्शन हमने लिख दी, लेकिन क्या निकाला है? कैश, इसलिए बाय कैश। अगेन इस ट्रांजैक्शन में दोनों चीजें हो गई। बैंक कम हुआ हमारा, लेकिन कैश तो हमारे पास आया तो बढ़ गया। ऑफिस के लिए जो हम लेकर के हैं, तो हम इधर लिखेंगे क्या? सेम डेट 10 तारीख में, 10 मार्च में हमने टू बैंक के नाम से कैश हमारा बढ़ चुका है। कितना कैश आया हमारे पास में? 2000 रुपए। ये 2000 रुपए का कैश आ गया है। अब आप सोचो, इस ट्रांजैक्शन में 10 तारीख वाली में कैश भी इन्वॉल्व है, बैंक भी इन्वॉल्व है, तो क्या करें? सी लिख दें। यस, वेरी गुड, फिर से आपने ठीक समझ लिया है। सी हमारा मतलब हमारी ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व है। आई थिंक अब तो आपको ये बात याद भी होगी, समझ में भी आ गई होगी। इसके बाद में भाई 12 मार्च को हमारी क्या ट्रांजैक्शन है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम पूजा। 3000 रुपए हमने पूजा से रिसीव किए हैं, यानी कि हमारा कैश बढ़ गया। कैश रिसीव्ड, तो पहले इतनी ही बात कर लें, पूजा से हमने 3000 रुपए रिसीव किए, बढ़ गया तो इधर लिखेंगे भाई टू पूजा। तारीख हमारी क्या है इसकी? रिसीव्ड 12 तारीख में, यानी कि 12th ऑफ मार्च। कितने रुपए आए हैं? 3000 रुपीज। आगे कहते हैं इसमें अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज अगेंस्ट ड्यूज, लेकिन हमने उसे 100 रुपए का क्या दिया है? डिस्काउंट भी दिया है। अब आप सोचो, डिस्काउंट देने में हमारा कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, इसका मतलब ये कैश बुक में तो नहीं आ रहा है, हम इसे यहां नहीं लिखने वाले। तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे? द आंसर इज नो, रिकॉर्डिंग तो करेंगे। कहां करें फिर? वही जर्नल प्रॉपर। तो हम इसके लिए एक जर्नल एंट्री बनाएंगे। आप लोग पूरे परफॉर्मा में ही बनाएंगे, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूं जर्नल एंट्रीज। हमने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड एक हम अकाउंट खोल लेंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू पूजा। ये हमारा 100 रुपीज का, ये हमने एक जनरल एंट्री कर देनी है। बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू पूजा, इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू पूजा। ठीक है, तो 100 रुपए मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। हमारा 3000 रुपए कैश लिया हमने, तो कैश लेने का मतलब है हमारा कैश बढ़ गया तो डेबिट साइड में इधर लिख दिया हमने टू पूजा 3000 रुपए, लेकिन 100 रुपए जो हमने डिस्काउंट दिया है उसका कोई फर्क हमारे कैश पर नहीं है, इसलिए हमने उसके लिए अलग जनरल एंट्री बना दी है। तो ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि कोई ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड नहीं हुई है तो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगी। ट्रांजैक्शन है तो उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी, जगह बदल सकती है बस। नेक्स्ट हमारा 15th ऑफ मार्च में रिसीव्ड चेक फ्रॉम नित्या 2000 रुपीज, 2000 रुपए का हमें चेक मिला है एंड अलाउड है डिस्काउंट ऑफ 75 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया उसे अगेंस्ट ड्यूज। तो 75 रुपीज का डिस्काउंट दिया, सेम एंट्री होगी, लेकिन इस बार हमें चेक मिला है। चेक मिला है कितना? 2000 का। इसका मतलब हमारे बैंक में पैसे बढ़ गए होंगे भाई, चेक लाकर हमने बैंक में जमा कर दिया होगा 15 तारीख 15 मार्च टू नित्या। यहां पर हमारा कितना हो गया? 2000 रुपीज। ठीक है, बताइए यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लेकिन अभी इससे आगे चलते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन रह गई हैं, उनको भी सीखते हैं कि हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं।
ये हमारा डिस्काउंट के लिए सेम इसी तरह से एंट्री हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड टू नित्या, ठीक है। आई होप आप इसे समझ रहे हैं और कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा 18 तारीख में रिसीव्ड ए पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक ऐसा होता है जो मिल तो आज गया लेकिन उस पर तारीख आगे की डली हुई है, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई 5 मई को चेक मिल गया लेकिन उस पर तारीख डली हुई है सपोज करिए 20 मई की, तो आप उसको कहेंगे पोस्ट डेटेड चेक, और उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे ये मैं बताने वाला हूं। अब देखो भाई, यहां जब हमें चेक मिला है, पोस्ट डेटेड चेक मिला है, तो जाहिर सी बात है बैंक में तो गया नहीं, और बैंक में नहीं गया तो बैंक में पैसा बढ़ा नहीं, और बैंक में पैसा बढ़ा नहीं तो इसका मतलब इसमें तो कोई उसकी रिकॉर्डिंग होगी नहीं। ये तो कैश बुक है भाई, ये तो कैश के आने जाने को समझती है। कैश का बैलेंस बढ़ा आपके गले में तो लिखेंगे यहां, बैंक का बैलेंस बढ़ा आपके बैंक में तो इसको यहां लिखेंगे, घटा लेस हो जाएगा तो भी लिखेंगे। लेकिन अगर कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं तो नहीं लिखेंगे। बिल्कुल सीधी सी और आसान सी बात है। इसके बाद में भाई हम इसकी क्या एंट्री करें, तो भाई हमें 18 तारीख में एक चेक मिला है तो हम एक अकाउंट खोल लेते हैं, एक नया अकाउंट ओपन कर लेते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि उससे तो मिल गया हमें, केशव से हमें ये चेक मिला है केशव से, ठीक है। चलिए मैं एंट्री इसकी करके दिखा देता हूं। कितने रुपए का है ये, 5000 रुपीज का चेक है, ठीक है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू केशव, कितने रुपए का, 5000 रुपीज का। हमने इसकी यहां एंट्री कर ली है 5000 रुपए की। यहां नहीं करेंगे, क्यों नहीं किया, क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं है, बैंक इन्वॉल्व नहीं है, अभी हमारा बैंक में कोई पैसा पड़ा नहीं है। अब बात करते हैं 23 मार्च की एक एंट्री की। तो यहां पर कहते हैं चेक रिसीव्ड फ्रॉम केशव डिपॉजिटेड इन द बैंक। हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये जो 5000 रुपए का चेक मिला था हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अब हमारा बैंक में बैलेंस बढ़ गया होगा। बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब हम यहां लिखेंगे। अगर हमारा बैलेंस बढ़ता है चाहे कैश का हो चाहे बैंक का तो डेबिट साइड में, और अगर कम होता है रिड्यूस होता है तो क्रेडिट साइड में। इतनी बात भी याद हो गई होगी। अब बात करते हैं लिखने के, यहां पर तो हमने एक एंट्री कर रखी है चेक इन हैंड अकाउंट, इसका मतलब हम उसी को यहां पर लिखेंगे। अब चेक इन हैंड अकाउंट, और ये है 5000 रुपीज का। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसकी जो डेट है वो है 23 मार्च, क्योंकि ये हमने जो जमा किया है वो 23 मार्च को किया है। हमने लिया रिसीव किया 18 में, लेकिन 23 मार्च को हमने इसे जमा किया है, तो हम जो कैश बुक में इसकी एंट्री करेंगे वो 23 मार्च को ही करेंगे। आई होप मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में भी हमारी एक एंट्री है विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अगर हमने पर्सनल यूज के लिए 1500 रुपीज विड्रॉ कर लिए हैं, तो पहली बात तो ये कहां से किए हमने, बैंक से। इसका मतलब बैंक कम हो गया होगा, तो एंट्री कौन सी साइड आएगी, 27 मार्च, ये इस साइड में आएगी 27 मार्च। लेकिन जो हम पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं उसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। इसका मतलब टाइटल में लिखेंगे हम बाय ड्रॉइंग्स। आई होप मेरी बात ये भी समझ में आ गई होगी। बैंक कम हुआ है तो कॉलम भी कौन सा चूज करेंगे, बैंक वाला ही करेंगे। तो 5000 रुपीज ड्रॉइंग कितने की है, 1500 रुपए की। आई होप बात समझ में आ गई होगी भाई। इसके बाद में हमारा यहां पर है सोल्ड गुड्स टू योगेंद्र 40,000 रुपए। अब पार्टी का नाम दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, और अगर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कैश का इन्वॉल्वमेंट ना होने का मतलब क्या है कि इसको यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसकी एंट्री कहां पर करेंगे हम, यहां पर जर्नल में, अलग से जो जर्नल प्रॉपर है हमारा उसमें करेंगे।
तो फ्रेंड्स, ये जो हमने बात की कि भाई ड्राइंग्स हमारी आ जाएंगी 1500 रुपए की, क्योंकि हमने ये पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1500 रुपीज। अब बैंक से है तो बैंक के कॉलम में आएगा। इसका मतलब सीधी सी बात तो ये है कि अगर कैश कम हो रहा है या कैश ज्यादा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो कैश के कॉलम में, और अगर बैंक इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो बैंक के कॉलम में। आई थिंक एक चीज हमने यहाँ बाई मिस्टेक बैंक वाली कैश में लिख दी है। एक तो हमारा 15th ऑफ मार्च का और एक 23rd ऑफ मार्च का, दो ट्रांजेक्शन ऐसी हैं ये जो आनी तो बैंक के कॉलम में चाहिए, लेकिन फ्लो में हम इसे लिख गए कैश के कॉलम में। ठीक है, क्योंकि ये बैंक की ट्रांजेक्शन है, इससे बैंक इंक्रीज हो रहा है, हमारा बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो बैंक की तरफ ही आएगा ये, लेकिन ऊपर का ध्यान नहीं किया कौन से कॉलम में क्या है और कैश के कॉलम में लिख दिया। स्टूडेंट्स, हम इसे आसान तरीके से बना सकते हैं। ऐसी चाहे हजारों ट्रांजैक्शन हो, हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन रटने की जगह आपको जो प्रोसेस अपनाना है वो इसे सोचने का ही अपनाना है। आपको केवल एक लाइन में याद रखना है कि हमारा किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश इंक्रीज हुआ है या कैश डिक्रीज हुआ है, हमारा बैंक इंक्रीज हुआ है या बैंक डिक्रीज हुआ है। अगर एक ही ट्रांजैक्शन में हमारी दोनों चीजें इन्वॉल्व हों, कैश भी और बैंक भी, तो उस एंट्री के लिए हम सी लिख देते हैं। कहाँ? लेजर फोलियो वाले कॉलम में, एलएफ वाले कॉलम में सी लिख देते हैं। सी का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है, वहां से हमने सी लिया और सी लिख दिया है। ये केवल ये रिकॉग्नाइज करने के लिए है कि ये इस ट्रांजैक्शन में दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, कैश भी और बैंक भी। इसका कोई और खास मतलब नहीं है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसे जब बैलेंस करेंगे तो हमारा इधर कुछ बैलेंस बच जाएगा, इधर का भी हमें टोटल करना है। ये कैश का और बैंक का टोटल करेंगे और टोटल करके जो कुछ बैलेंस होगा हमारा वो इस लास्ट मंथ, जो हमारा मार्च की बात हम कर रहे हैं तो 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च को हम यहाँ बैलेंस निकाल देंगे टोटल करके। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह की कैशबुक अब आपको बनानी हो, चाहे सिंगल कॉलम कैशबुक बनानी हो, चाहे आपको डबल कॉलम कैशबुक बनानी हो, आसान तरीके से बन जाएगा। जो भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शन है, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, केवल वही इसमें लिखेंगे। बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही इसमें लिखेंगे। अगर वो बैंक या कैश को इन्वॉल्व नहीं करती है तो फिर हम उसे यहाँ नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? तो मैं रिपीट कर दूं, एक जर्नल प्रॉपर जो हम बनाते हैं, इसका मतलब वी विल पास जर्नल एंट्रीज फॉर देम। आई थिंक मेरी पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।